हेलो एवरीवन। बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्डी-विनबर्ग सिद्धांत की। बच्चों, इंग्लैंड के एक गणितज्ञ थे G.H. हार्डी और जर्मनी के फिजिशियन थे विनबर्ग। इन्होंने 1908 में हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल दिया। अब ये जो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल था वो किससे संबंधित था? हार्डी और विनबर्ग ने जीन की आवृत्ति यानी जीन की फ्रीक्वेंसी के अध्ययन के लिए सरल तरीके से एक गणितीय संबंध उन्होंने दिया। उन्होंने बताया कि यदि किसी बड़ी जनसंख्या या आबादी या समष्टि भी कह सकते हैं, आबादी समष्टि, उसमें यदि उत्परिवर्तन भी ना हो रहा हो, प्राकृतिक वर्ण भी ना हो रहा हो, जीन प्रवाह भी अनुपस्थित हो। जीन प्रवाह क्या होता है? जब एक जनसंख्या से दूसरी जनसंख्या में जाने में जीन्स में होने वाले परिवर्तन भी शामिल हो जाते हैं, ठीक है, उसको हम जीन प्रवाह कहते हैं। आदि ये सब ना हो, ठीक है, ये सब अनुपस्थित हो, और साथ ही साथ आबादी में रैंडम और फ्री रिप्रोडक्शन भी हो रहा हो। तो जो आबादी की विभिन्न जीन्स है ना, तो उनकी जो अपेक्षित आवृत्ति है यानी उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों कांस्टेंट होती है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर बनी रहती है। ये यहाँ पर जीन संतुलन का भी कॉन्सेप्ट देते हैं, ठीक है। अब जीन संतुलन किसे कहते हैं? बच्चों, एक जीव संख्या में जीन और उसके एलील सदैव अपरिवर्तनीय रहते हैं, यानी वो बदलते नहीं है। इसी को आनुवंशिक संतुलन उन्होंने कहा। अर्थात जो जीन कोश है यानी जो जीन पूल है यानी टोटलिटी ऑफ जीन है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, या वो बदलेगी नहीं। अब आगे ये समझाते हैं, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल से हमें समझ में आता है। एक उदाहरण से समझिए। माना किसी द्विगुणित जीव संख्या में एलील ए और एलील ए की आवृत्ति का प्रतिनिधित्व P और Q करते हैं, तो इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। P² + 2PQ + Q² = 1 होता है हमेशा, ठीक है बच्चों। एक जीव संख्या में जब एलील की आवृत्ति में परिवर्तन हो जाता है, यानी एलील की जब फ्रीक्वेंसी बदलती है, तो इससे आनुवंशिक संतुलन भी बदल जाता है। यानी एलील की फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन होगा तो जीव की संख्या तो जीव के जीन्स और उनके युग्म विकल्पी भी बदल जाते हैं, ठीक है, जिसके बदलने से आनुवंशिक असंतुलन पैदा हो जाता है और फिर इसी से विकास होता है। इसको कहते हैं हम हार्डी-विनबर्ग की साम्यता। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इक्विलिब्रियम, ठीक है। एक साम्यता हो जाती है कि हमेशा कांस्टेंट रहेगी, जीव की एलील की आवृत्ति हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, ये कांस्टेंट नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि आबादी में तो ये सारी घटनाएं होंगी, हमेशा कांस्टेंट रहे ऐसा नहीं है। तो हार्डी-विनबर्ग की साम्यता को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं? जीन पलायन, जीन प्रवाह, जो हमने पहले जीन प्रवाह पढ़ा, और जीन पलायन भी उसी को कहते हैं, उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन, आनुवंशिक विचलन मतलब जब एक साथ बहुत ज्यादा जीवों का या विनाश हो जाता है, या बहुत सारे जीव एक आबादी को छोड़ के, बहुत सारी जीव संख्या एक आबादी को छोड़ के जब चली जाती है, तो उससे जो हानि होती है जीन पूल में, उसको हम आनुवंशिक विचलन कहते हैं। आनुवंशिक पुनर्संयोजन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से भी हार्डी-विनबर्ग का जो इक्विलिब्रियम है वो प्रभावित होता है, और नेचुरल सिलेक्शन से भी ये प्रभावित होता है। बच्चों, आप जानते हो कि एक आबादी के अंदर ये सारी जो घटनाएं हैं ये होती रहती हैं, इसलिए जो सच की परिस्थितियां हैं उनमें ये हार्डी-विनबर्ग का जो नियम है वो लागू नहीं होता है, यानी ये एक आबादी में ये सब घटनाएं होती रहती हैं। अब हार्डी-विनबर्ग का जो सिद्धांत है वो कब अप्लाई होता है? जब आबादी में जनन रैंडम और फ्री हो, सभी जीनों को अगली पीढ़ी में जाने के समान अवसर मिले,
सभी जीव समान संख्या में युग्मक बनाएं। जब माइग्रेशन भी ना हो रहा हो, बहुत बड़ी आबादी हो और आबादी में अन्य आबादी से कोई लोग ना आए, यानी ये एक ऐसी कंडीशन बताता है। जब ये सारी कंडीशन होंगी तभी ये हार्डी-विनबर्ग का जो सिद्धांत होगा वो लागू होगा, यानी किसी आबादी में जीन्स की फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट इन कंडीशन में रहेगी। अगर ये स्थितियां एक आबादी को मिले तो उस आबादी में जीन की आवृत्ति लंबे समय तक स्थिर बनी हुई रहती है। अब हार्डी-विनबर्ग ने अपने सिद्धांतों को बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। हम यहाँ पर इसको एक उदाहरण से बहुत आसानी से समझेंगे। हम जानते हैं कि मनुष्य के में प्रत्येक लक्षण जीन के एक जोड़े द्वारा निर्धारित होता है, जिसे हम अलील कहते हैं। मानव आबादी में आंखों के आकार का लक्षण ले लेते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि मनुष्य में प्रत्येक लक्षण एक जोड़े द्वारा नियंत्रित होता है और इस जोड़े के सदस्यों को एलील कहते हैं। मनुष्यों में बड़ी आंखों के लिए प्रभावी जीन कैपिटल ए है और छोटी आंखों के लिए अप्रभावी जीन स्मॉल ए है। ठीक है, हमने वंशागति और विविधता के सिद्धांत में इसको पढ़ा था कि एलील्स को हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो मेंडल के पृथक्करण के नियम के अनुसार इस आबादी में 3 जीन प्रारूप बच्चों हो जाएंगे। कौन कौन से? कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए। ये बड़ी आंखें प्योर, ये संकर बड़ी आंखें और ये प्योर छोटी आंखें। ठीक है, यदि अब हम माने कि इस आबादी में 100 सदस्य होते हैं, ठीक है, जिनमें से 20 बड़ी आंखों वाले समयुग्मजी ए वाले हो गए, इसमें 20, ठीक है, और 40 होंगे विषम युग्मजी कैपिटल ए स्मॉल ए, और छोटी आंखों वाले ए माना ए भी इसमें 40 हों। ठीक है, इन एलीलों की कुल संख्या होगी 200। 100 व्यक्ति व एक लक्षण के लिए एक जोड़ी यानी 2 जीन आवश्यक होते हैं, तो एलीलों की कुल संख्या होगी 200। तो इन एलीलों की आवृत्ति को इस चार्ट से हम और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, देखो अच्छे से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर जीन प्रारूप ए 3 प्रकार के जीन प्रारूप बनेंगे। व्यक्तियों की संख्या 20 है, जोड़े में होते हैं तो कुल जीन हो गए 40। इसमें ए जीनों की संख्या होगी 40 और स्मॉल ए की होगी 0। ठीक हो गया, क्लियर है। इसमें मान लिया व्यक्तियों की संख्या 40 है तो कुल जीन हो जाएंगे 80, ए वाले हो जाएंगे 40 और ए वाले हो जाएंगे 40। इस प्रकार अप्रभावी यानी छोटी आंखों वाले 40, कुल जीन 80, ए जीनों की संख्या 0 और स्मॉल ए जीन्स की संख्या 80। तो इसमें टोटल व्यक्तियों की संख्या 100 है। ठीक है, कुल जीन 200 हो गई, तो एक जीन का परसेंटेज हम निकाल देंगे 0.4, 40% या 0.4, ये आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी हो गई इसकी बड़ी आंखों वाले जीन की यानी कैपिटल ए की, और छोटी आंखों वाले जीन स्मॉल ए की, इसको 120, इन दोनों का जोड़ 120 से टोटल जीन्स का भाग दे देंगे 60% यानी 0.6। अब हमारी शर्त क्या थी? हार्डी-विनबर्ग की शर्त ये थी कि सभी व्यक्तियों को बराबर संख्या में युग्मक बनाने होंगे। तो 40% युग्मकों में ए जीन और 60% युग्मकों में स्मॉल ए जीन पाया जाएगा। ठीक है, 60% में स्मॉल ए और 40% में कैपिटल ए जीन यहाँ पर बच्चों पाया जाएगा। यदि ये 100 लोग रैंडम और फ्री रिप्रोडक्शन करें तो अगली पीढ़ी में ये होंगे 16, ये होंगे 48 और ये होंगे 36। ठीक है, कैसे होंगे यहाँ देख लीजिए, ये देख लीजिए। अब रिकॉल कर लीजिए अपना वो वाला, जब हम जेनेटिक्स वाले चैप्टर में
चार्ट बनाते थे, पनेट चार्ट, और उससे हम इसको समझते थे। ये देख लीजिए, ये वैसे ही हमको गैमेट बनाने हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, और इस तरीके से यहाँ पर हम आवृत्ति देख लीजिए। और गैमेट्स आपको पता है शुक्राणु और अंडाणु होते हैं, शुक्राणु और अंडाणु, और यहाँ इस तरीके से इनकी संततियों में इस प्रकार की जीन आवृत्ति यहाँ पर दिख जाती है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, ये देख लीजिए, है ना। ये यहाँ पर हमने फिर इसको गैमेट्स बनाए और फिर इनसे संततियां बनाने का ट्राई करा, और यहाँ पर भी इसको शुक्राणु और अंडाणु के तरीके से समझाया जा सकता है और इसे संकरण द्वारा यहाँ पर समझाया जा सकता है। अब हमको क्या करना है, जो गणितीय फॉर्मूला दिया था उसमें उनको रखना है। यहाँ पर ए यानी पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू रख दीजिए। ए की वैल्यू कितनी है 0.16, 2a की वैल्यू 0.24 प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू 0.36। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1। ठीक है, जो कि हार्डी-विनबर्ग नियम को सिद्ध करता है। बच्चों, हार्डी-विनबर्ग सिद्धांत एक कल्पना है जो यह बताती है यदि परिवर्तन ना हो तो जीन की आवृत्ति किसी बड़ी आबादी में समान बनी रहती है। बच्चों, यदि यह सिद्धांत लागू हो तो जैव विकास नहीं होता है, यानी जैव विकास अनुपस्थित रहता है, अर्थात विकास रुक जाता है। परंतु हम जानते हैं कि आबादी स्थिर नहीं होती है, इसमें डिफरेंट टाइप के घटनाएं जैसे उत्परिवर्तन, माइग्रेशन, वेरिएशन आदि कार्य करते रहते हैं, और आबादी के सदस्यों में जीन की आवृत्ति बदलती रहती है। बच्चों, यदि मौलिक जाति के जीन की आवृत्ति में परिवर्तन आता है तो यह नई जातियां बनाते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे, जैसे ही जाति के जीन की आवृत्ति में परिवर्तन आएगा तो वह नई जातियां बनाता है। ठीक है, वह जाति जिससे नई जाति बनती है उसे फाउंडर स्पीसीज कहते हैं, और इस इफेक्ट को फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पर समझिए, जीन की आवृत्ति में बदलाव आता है, जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा तो नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। यदि ये नए लक्षण वातावरण के अनुकूल होते हैं तो प्रकृति इन्हें स्वीकार करती है। ये जीव अधिकाधिक प्रजनन करके, यानी इनकी रिप्रोडक्शन दर बढ़ जाती है, अधिकाधिक ये प्रजनन करते हैं, और उसके बाद नई जाति और आबादी का विकास हो जाता है। अब यहाँ पर भी प्राकृतिक वर्ण का कॉन्सेप्ट आया, और प्राकृतिक वर्ण की विधियों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला है स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन, स्थायी कारक प्राकृतिक वर्ण, दूसरा है दिशात्मक प्राकृतिक वर्ण, और तीसरा है विच्छेदन या विदारक प्राकृतिक वर्ण। बच्चों, स्थायी कारक प्राकृतिक वर्ण पहला वाला, इसमें क्या होता है कि किसी क्षेत्र की वातावरणीय दशाओं में स्थायित्व रहता है। ठीक है, इसकी इन्वायरमेंटल कंडीशन स्टेबल रहती है, अर्थात पर्यावरण में बदलाव नहीं होते हैं। तो क्या होता है, औसत लक्षण रखने वाले जीव अधिक होते हैं। ऐसे वातावरण में औसत लक्षण रखने वाले जीव अधिक होते हैं, नए और कम उपयोगी लक्षण वाले जीव लुप्त होते हुए जाते हैं। स्थायी कारक प्राकृतिक वर्ण में लक्षणों की विभिन्नता कम होती है। ठीक है बेटा, यहाँ पे देख लीजिए, ये डिफरेंट टाइप से आपको दिखाया गया है। पहला वाला स्थायी कारक का ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। शिखर और ऊंचा और सकरा होता जाता है, ऊंचा और सकरा होता जाता है। इसमें अगर स्टेबलिशिंग नेचुरल सिलेक्शन जो होगा, अगर स्थायी कारक होगा तो परिवर्तन और विभिन्नताएं इसमें नहीं होगी। दूसरा है डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन,
दिशात्मक प्राकृतिक वर्ण। इसमें क्या होता है, दिशात्मक प्राकृतिक वर्ण वाली आबादी में कुछ विशिष्ट लक्षणों को नियमित रूप से एक दिशा में परिवर्तित करते हैं। इसमें क्या होता है, वातावरण किसी विशिष्ट दिशा की ओर बढ़ रहा होता है, तो इसमें सामान्य लक्षण वाले जीव लुप्त या कम हो जाते हैं और उन जीवों की संख्या अधिक हो जाती है जो पर्यावरण के प्रति अनुकूलन वाले लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। ये देख लीजिए, ठीक है, एक तरफ की ओर सरक जाता है इसका शिखर। इसको इस तरीके से ग्राफ द्वारा दर्शा सकते हैं, ठीक है। अगला है विदारक या डिसरप्टिव सिलेक्शन। इसमें आबादी दो या दो से अधिक छोटी छोटी आबादियों में टूट जाती है, छोटी छोटी आबादियों में टूट जाती है। ऐसा तब होता है जब कोई आबादी ऐसे क्षेत्र में रहती है जहां पर आहार के बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। इन सोर्सेस की उपलब्धता के कारण आबादी के सदस्य अलग अलग भागों में बट जाते हैं। अब अलग अलग भागों में बंटने के बाद ये अलग अलग विकासशील दशाओं में आगे बढ़ते हैं और समूहों में बढ़ जाते हैं। इस प्रकार के नेचुरल सिलेक्शन में सामान्य और औसत लक्षणों वाले जीव कम होते हैं। नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयन किसी विशिष्ट लक्षण को लेकर विविध रूपों का वर्णन करता है। बच्चों, ये एकमात्र ऐसा नेचुरल सिलेक्शन है जो आबादी में विभिन्नताओं को बढ़ाता है और एक साथ कई प्रकार के जीवों को चयन करके एक बार में ही दो या दो से अधिक जातियों का विकास करता है। यहाँ पे देख लीजिए, ये इसमें तीनों तरीके, ये इसमें दो शिखर रूप हमको दिखाई देते हैं, यानी आबादियां दो हिस्सों में टूट जाती हैं और दोनों ही अलग अलग दिशाओं में विकास करके नई जातियां बनाती है। ये है स्थायी कारक, ये है दिशात्मक और ये है विदारक, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल और डिसरप्टिव। ठीक है बच्चों, तो ये था हार्डी-विनबर्ग का सिद्धांत या नियम। बच्चों, आज हमने जो कुछ भी पढ़ा आप उसे सीखने का प्रयास करेंगे और हार्डी-विनबर्ग के सिद्धांत को किसी और एलिल में आप यूज करके अपने तरीके से भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।